सागरीय तापमान व लवणता। उपसतही महासागरीय संचलन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? केवल तापमान, केवल लवणता, तापमान व लवणता दोनों, लवणता और ज्वार दोनों। ये तापमान और लवणता दोनों से प्रभावित होता है। उपसतही महासागरीय संचलन तापमान और लवणता दोनों से प्रभावित होता है। महासागरों, सागरों व झीलों से लवणता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण कारक कहते हैं। इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख हैं। महासागरीय जल में लवणता घटती जाती है जब वाष्पीकरण, अधिक वर्षा होती है तो लवणता घटती जाती है। भारी वर्षा से महासागरीय जल की लवणता घटती जाती है। महासागरों, सागरों, झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण कारक कहते हैं। इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि लवणता को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्तृत रूप से समुद्री सतह द्वारा अवशोषित अर्थात अब्सॉर्ब कर ली जाती है? ये है दीर्घ तरंग विकिरण। दीर्घ तरंग विकिरण समुद्री सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। दृश्य तरंग विकिरण आंखों द्वारा दृष्टिगोचर होता है और यह फिल्म एवं फोटो संसूचकों द्वारा दूर संवेदन हेतु अनुकूल होता है। मध्य तरंग विकिरण विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का क्षेत्र है, जो दूर संवेदन एवं व्यावसायिक प्रसारण द्वारा वायुमंडलीय दशाओं के संचरण हेतु उपयुक्त होते हैं। परावैगनी तरंग विकिरण वायुमंडल की ओजोन गैस द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। ये सत्य है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है। ये भी सत्य है। प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं। ये असत्य है। ये लवणता को बढ़ा देती हैं। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। ये भी सत्य है। संपूर्ण महासागरों की औसत लवणता 35 है। समस्त उत्तरी गोलार्ध की लवणता 34 है और गल्फ स्ट्रीम दक्षिणी गोलार्ध की 36 है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर वाष्पीकरण के कारण लवणता को बढ़ा देती है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में लवणता अधिक पाई जाती है। प्रतिचक्रवाती दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती हैं। अतः कथन ए बी डी सही है और सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। ये सत्य है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो लघु ज्वार आते हैं। ये असत्य है। इस समय दीर्घ ज्वार आता है। उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। ये गलत है। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 अक्षांशों के मध्य लवणता कमी आती है। महासागरों की औसत लवणता 35 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध 34 है, दक्षिणी गोलार्ध 35 पाई जाती है। बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। इस स्थिति को व्युत्पत्ति या सिजिकी कहा जाता है। उच्च सागरीय ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील की है, जो टर्की में स्थित है। इसकी लवणता है 330
ग्राम प्रति किलोग्राम, और मृत सागर का है 238 ग्राम प्रति किलोग्राम, तथा ग्रेट साल्ट लेक का है जो यूएसए में स्थित है 220 ग्राम प्रति किलोग्राम है। महासागरों में तापमान के ऊर्ध्व वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 600 फीट के नीचे सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पाया जाता। और जल संचरण के बावजूद समुद्र का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। महासागरों में 80% जल का तापमान अस्थायी रूप से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर के तापमान में गिरावट ऊर्ध्वाधर रूप में समान रहती है। इसमें से ए, बी, सी सही है, डी गलत है। महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर ही पाया जाता है। 600 फीट के नीचे सूर्य की किरणों का कोई प्रभाव नहीं होता तथा जल संचलन के बावजूद समुद्र का एक बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जबकि महासागरों में 80% जल का तापमान अस्थायी रूप से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। महासागरों के तापमान का लंबवत वितरण इस प्रकार से है। 100 फैथम की गहराई पर ये तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो ये 60.7 है। 200 फैथम की गहराई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 फैथम की गहराई पर 7.2, 1000 फैथम की गहराई पर 2.5 सेल्सियस, और 1500 फैथम की गहराई पर 2, और 2200 मीटर फैथम की गहराई पर ये 1.8 रह जाता है। कथन और कारण है। अभिकथन है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं। ये सत्य है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता दोनों गोलार्धों में भूमि और महासागर के वितरण में असमानता के कारण है। दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या है। सभी महासागरों का औसत तापक्रम 17.2 सेंटीग्रेड है, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय समताप रेखाएं अक्षांशीय रेखाओं का अनुसरण करती हैं। महासागरों में सर्वाधिक तापमान अयनवर्ती अक्षांशों अर्थात कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच पाया जाता है। महासागरीय जल में वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। लवणता, मौसम, पवन, अक्षांश, ये ABCD सभी हैं। महासागरों, सागरों, झीलों में वाष्पीकरण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों में लवणता, वर्षा, सूर्यातप की मात्रा, अक्षांश, पवन, महासागरीय धाराएं आदि प्रमुख हैं, तथा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में लवणता, अक्षांश, मौसम तथा पवनें प्रभावित होती हैं। उष्ट महोदय के अनुसार अटलांटिक महासागर में वार्षिक वाष्पीकरण की दर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 94 सेंटीमीटर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 149 सेंटीमीटर, और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये 105 सेंटीमीटर होती है। समुद्री जल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुद्री जल का घनत्व तापमान, दबाव और लवणता पर निर्भर करता है। ये सत्य है। घनत्व पर जल की अभिसारिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये असत्य है। तापमान के बढ़ने घटने से जल के ऊष्मीय विस्तार में परिवर्तन होता जाता है। ये सत्य है। मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण घनत्व अधिक होता है। ये गलत है। घनत्व पर जल की अभिसारिता का प्रभाव पड़ता है। मध्य अक्षांशों में अत्यधिक वर्षण के कारण समुद्री जल में घनत्व की कमी देखी जाती है। महासागरीय जल का घनत्व
किसी न किसी रूप में 3 कारकों से संबंधित है: तापमान, तापीय परिसर, दबाव, संपीड़नात्मक लवणता, घुले तत्वों का योग। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है 4 डिग्री तापमान पर, जबकि महासागरीय जल का औसत घनत्व 1.0278 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि शुद्ध जल के घनत्व से 2 से 3% अधिक है। ये 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्थिति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन से जल राशि में न्यूनतम लवणता पाई जाती है? इसमें है काराबुगास की खाड़ी। सर्वाधिक है वान झील में 330, उसके बाद मृत सागर में है ग्रेट साल्ट लेक में 220 है। काराबुगास की खाड़ी में न्यूनतम लवणता पाई जाती है, जिसकी लवणता 17 है। यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक में 220, डेड सी में 238 और टर्की के वान झील में 330 है। महासागरों की औसत लवणता 35 है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34.85 ग्राम प्रति किलोग्राम रहती है, जबकि उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, जहां इसकी लवणता 36 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। महासागरों के अवसाद परिवहन के भार संचलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? इसमें है सी अर्थात ABC, कर्षण, लवणीकरण और प्रक्षुब्ध प्रवाह। इसमें फ्लॉक्यूलेट नहीं शामिल है। महासागरों के अवसाद अर्थात तलछट परिवहन के भार संचलन में कर्षण, लवणीकरण और प्रक्षुब्ध प्रवाह अर्थात टर्बुलेंट फ्लो का योगदान रहता है। महासागरों में पाए जाने वाले अवसाद मुख्य रूप से 3 स्रोतों से प्राप्त होते हैं: स्थलीय या भूमि स्रोत, ज्वालामुखी का उद्भेदन और सागरीय जीव एवं वनस्पतियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है? वर्षण करता है, वाष्पीकरण भी करता है, नदी जल प्रवाह भी करता है, तट संरचना नहीं करता। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों में वर्षण, वाष्पीकरण, नदी जल प्रवाह, वायुदाब, वायु दिशा, सागरीय गतियाँ प्रमुख हैं। लवणता को नियंत्रित करने में तट की संरचना का कोई योगदान नहीं होता। नोट है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। पृथ्वी के विघटन एवं वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागर में पहुंच जाने लगे, जिस कारण सागर में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने लगी। नदियां सागर की तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख है। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान होता है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 17.2 है। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 67 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, और दक्षिणी गोलार्ध में 61। औसत है 63 या 17.2। उत्तरी गोलार्ध में 67 या फिर 19.4, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 61 या 16.1। इस असमानता का प्रमुख कारण दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक जल के स्रोत संचार होने से ऊष्मा में स्थानांतरण को बताया जा सकता है। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे सायंकाल तथा न्यूनतम 5 बजे प्रातःकाल अंकित किया जाता है। महासागरीय सतह का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है।
और यह विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। सिर्फ सतह का देखें तो 27 है, अगर पूरे महासागर का देखें तो 63 है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 17.2। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरीय जल में विद्यमान लवणता को प्रदर्शित करता है? आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में है तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, ये बी वाला सही हो जाएगा। महासागरीय लवणता में प्रति 1000 ग्राम में लवणों की मात्रा है सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड। इसका ग्राम में अगर देखें तो ये 27.213 है, प्रतिशत 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड उसके बाद है 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2%। इस तरह कुल लवणता 35 हो जाएगी। महासागरीय जल में लवणों की मात्रा का सही घटता क्रम है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। समुद्री जल में द्वितीय सर्वव्याप्त लवणता है, पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। डिटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। डिटमार महोदय। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत है 77.8%। चैलेंजर अभियान जो कि 1884 में चलाया गया था, डिटमार ने यह पता लगाया कि समुद्री जल में 27 प्रकार के लवण घुले हुए हैं। सर्वाधिक महासागरीय लवणता होती है महासागर और आंतरिक सागर एवं झीलों में। सर्वाधिक महासागरीय लवणता आंतरिक सागर एवं झीलों में पाए जाते हैं। शीर्ष लवणता वाले झीलें हैं वॉन झील 330, मृत सागर 238, ग्रेट साल्ट लेक 220। उपर्युक्त तीनों लवणता वाले क्षेत्र आंतरिक सागर एवं झीलें हैं। आइसोहेलाइंस मिलाती है समान लवणता के स्थानों को। आइसोहेलाइंस समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। समान हिम वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनिफ कहते हैं। समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं। निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा समूह उनमें उपस्थित लवणता की मात्रा के आरोही क्रम को सही क्रम में अनुक्रमित है? आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम है तो ग्रेट साल्ट लेक, डेड सी और वॉन झील ये सही है। सागरीय जल के भार में उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता डॉन जुआन पॉन्ड अंटार्कटिका में पाई जाती है। डॉन जुआन पॉन्ड में पाई जाती है, 440 है। महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
गहराई के साथ समुद्री लवणता में वृद्धि या कमी की एक आवधिक प्रवृत्ति है। ये गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता होती है। ये गलत है। तल पर घने पानी की उपस्थिति के कारण उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घट जाती है। ये भी गलत है। मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। ये सत्य है। महासागरों में लवणता के लंबवत वितरण की दृष्टि से इसमें अनियमितता पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। इस परत को हैलोक्लाइन कहते हैं। शीत कटिबंध महासागर में 300 से 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में वृद्धि होती है तथा उष्णकटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में ह्रास होता है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करता? अक्षांशीय रेखाएं ये प्रभावित करती हैं। सूर्य तप की मात्रा ये प्रभावित करती हैं। समुद्रों का आकार ये भी प्रभावित करती हैं। समुद्रों का आकार ये सनातनी पवनें एवं महासागरीय धाराएं ये भी प्रभावित करती हैं। अक्षांश रेखाएं नहीं प्रभावित करती। महासागरों के तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति है, सनातनी पवनें हैं, महासागरीय सतह की प्रकृति, मेघावरण, महासागरीय धाराएं, सूर्य तप की मात्रा, समुद्र का आकार। इस प्रश्न का कोई विकल्प सत्य नहीं है, लेकिन आयोग ने इसे ए माना है। यदि किसी महासागर के लवणता की मात्रा अधिक है तब वाष्पीकरण की दर भी उच्च होगी, हिमांक कम होगा। महासागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं महासागरीय जल के भार के बीच का अनुपात महासागरीय लवणता कहलाता है। इसे प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है। इसी प्रकार सागरीय जल का क्वथनांक सामान्य जल से ऊंचा रहता है। निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों में लवणता की मात्रा और वितरण को नियंत्रित करते हैं? ये है वाष्पीकरण, नदियों के मीठे पानी का अंतर्वाह, वायुमंडलीय दबाव, वर्षण सभी प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल के तापमान एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से महासागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों, झीलों, सागरों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रण कारक कहते हैं। इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षण, नदियों के ताजे जल का अंतर्वाह, पवन, महासागरीय धाराएं एवं लहरें प्रमुख हैं। समुद्री जल में जल का कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है? यह है सोडियम क्लोराइड। इसकी मात्रा 77.8% होती है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है समान सूर्य प्रकाश। समान सूर्य प्रकाश के स्तर को मिलाने वाली रेखा आइसोहेल कहलाती है, अर्थात सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। वर्षा की समान मात्रा को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। आइसोनिफ मेघाच्छादन की मात्रा को कहते हैं।
मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, और आइसोनिक समान हिम क्षेत्र। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, और तर्क है कि लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। इन अक्षांशों पर उच्च दाब पाया जाता है, जिस कारण यहाँ वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है तथा वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर लवणता की मात्रा मध्य अक्षांशों की अपेक्षा अधिक होती है। अपेक्षाकृत कम होती है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर लवणता की मात्रा मध्य अक्षांशों की अपेक्षा कम होती है, अर्थात मध्य अक्षांश में का लवणता अधिक होती है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ भी कम होती है। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल है उत्तरी अटलांटिक गंभीर जल। आर्कटिक समुद्र तलीय जल नहीं, उत्तरी प्रशांत समुद्र तलीय जल नहीं, अंटार्कटिक समुद्र तलीय जल नहीं। टीएस आरेख निम्नलिखित में से किन के निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायक होता है? ये है महासागरीय जलराशियों। तापमान एंट्रोपी आरेख अर्थात टेम्परेचर एंट्रोपी आरेख का प्रकार है जो अक्सर ऊर्जा स्थानांतरण चक्रों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस आरेख द्वारा जल राशियों में तापमान में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। कार्यशील तरल पदार्थ अक्सर उनके इस आरेख के आकार के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। अधिकतम लवणता पेटी का औसत गहराई क्या है? यह 300 से 1000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर के जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? भूमि और पानी का असमान वितरण ये प्रभावित करता है, अक्षांश भी प्रभावित करता है, प्रचलित पवनें भी प्रभावित करती हैं। समुद्र की ओर भूमि का ढाल ये प्रभावित नहीं करता। निम्नलिखित में से किस सागर में 37 से 41 ग्राम प्रति हजार ग्राम 37 प्रति हजार ग्राम 41 प्रति हजार ग्राम के मध्य लवणता की मात्रा पाई जाती है? ये है लाल सागर। लाल सागर में 37 से 41 प्रति हजार ग्राम के मध्य लवणता पाई जाती है। जेनकिंस ने लवणता के आधार पर सागरों को 3 प्रदेशों में विभक्त किया है। कुछ अन्य लवणता वाले प्रदेश इस प्रकार हैं। फारस की खाड़ी में यह 37 से 38 है, जो कि लाल सागर से कम है। कैरिबियन सागर 35 से 36, रोम सागर 37 से 39, बास जल डमरू मध्य 35.5 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? यह है वॉन झील। यहाँ 330 प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जाती है। निम्नलिखित में से उसके बाद मृत सागर अर्थात डेड सी में 238 तथा यूएसए की उटाह प्रांत की ग्रेट साल्ट लेक में 220 प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जाती है।
लाल सागर में तीव्र वाष्पीकरण तथा नदियों का ताज़ा जल न मिलने के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका में स्थित पेरू और बोलीविया की सीमा पर अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील या समुद्र विश्व में सबसे अधिक खारा है? ये है लेक वान 330 प्रति हजार ग्राम। सर्वाधिक खारापन निम्नलिखित में से किस झील में पाया जाता है? ग्रेट वान झील। टर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? 330। निम्नलिखित सागरों में लवणता सबसे कम है? काला सागर। इनमें सर्वाधिक लाल सागर में है, फिर सबसे कम लवणता काला सागर में है। ऐसे सागर जहां सामान्य से अधिक अर्थात 37 से 42 प्रति हजार ग्राम तक खारापन पाया जाता है उसे अधिक खारा सागर कहते हैं। 37 से 42 के बीच। इनमें लाल सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर आते हैं। इस तरह देखें तो सर्वाधिक लाल सागर, उसके बाद अरब सागर, नहीं उसके बाद भूमध्य सागर, तब अरब सागर। लाल सागर पहले स्थान पर, भूमध्य सागर दूसरे, अरब सागर तीसरे और काला सागर चौथे स्थान पर है। अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? अधिकतम लवणता लाल सागर में पाई जाएगी 37 से 41 के मध्य। इसके अतिरिक्त फारस की खाड़ी में 37 से 38 के मध्य पाई जाती है और भूमध्य सागर में 37 से 39 के मध्य। इन क्षेत्रों में अधिक लवणता का कारण ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण का होना है। इसके अतिरिक्त इन भागों में किसी बड़ी नदियों द्वारा जल भी सागरों में नहीं गिराया जाता है। समुद्री जल का घनत्व बढ़ता है जहाँ गहराई एवं लवण की सांद्रता दोनों बढ़ती है। यदि समुद्र जल का घनत्व बढ़ता है यदि गहराई एवं लवण की सांद्रता दोनों बढ़ती है। समुद्री लवण के लंबवत वितरण के लिए कोई सामान्य नियम नहीं है। उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में गहराई के साथ केवल 200 फायदम तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद घटती है। निम्न अक्षांशों में सतह पर लवणता अधिक तथा बढ़ती गहराई के साथ घटती जाती है। समुद्री जल में उपस्थित निम्न खनिजों की मात्रा का सही अवरोही क्रम कूट का प्रयोग करिए। समुद्री अगर इसमें देखें तो सोडियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किस अवरोही क्रम में लगाना है अर्थात घटते क्रम में? सर्वाधिक है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, BaCd। सोडियम क्लोराइड की मात्रा है 27.21 प्रति हजार ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8 प्रति हजार ग्राम। मैग्नीशियम सल्फेट 1.66 प्रति हजार ग्राम। कैल्शियम सल्फेट 1.26। समताप रेखा समान अवधि तक धूप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। समलवण महासागर में समान लवणता मिलाने वाली रेखा, इसको आइसोथर्म कहते हैं। आइसोहेलाइन। समवाह गति समान वायु वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोनिफ। समान बादल के आइसोनिफ है तो
समान बादल के समान औसत प्रतिशत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। सागर के सतही जल का औसत तापमान होता है लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 26.7। 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। महासागरीय भागों में तापमान का वितरण समान नहीं होता है। इसका भूमध्य रेखा पर तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 अक्षांशों पर यह तापमान 22, 40 अक्षांशों पर 14 और 60 अक्षांशों पर 1 डिग्री हो जाता है। ये सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। नज़दीकी विकल्प 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड है और होने के कारण आयोग ने इसका विकल्प डी माना है। सागर के सतही जल का औसत तापमान निम्नलिखित में से कौन 300 से 1000 मीटर की गहराई में जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन दर्शाता है? घनत्व अर्थात पाइक्नोक्लाइन। ताप प्रवणता वह सीमा जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है। आइसोक्लाइन चुंबकीय नति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। पाइक्नोक्लाइन का संबंध महासागरीय घनत्व से है। निम्नलिखित में से कौन महासागरों की सतह पर के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर पर्वतीय सर्कयूट्स संचरण को दर्शाता है? तो ये है कन्वेयर बेल्ट का संचरण। महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तथ्य की विशेषता का अध्ययन करते हैं: सतह के जल का तापमान तथा उनकी गहराई का तापमान। सतह का और गहराई का। चूँकि महासागर का त्रिस्तरीय आकार होता है, अतः इसके तापमान के वितरण में अक्षांशीय विस्तार के अलावा जल के गहराई को भी अध्ययन में रखा जाता है। इसलिए गर्म जल और गहराई के ठंडे जल को अलग करने वाली परिपथ कन्वेयर बेल्ट संचरण हर महासागर से होकर गुजरती है। कन्वेयर बेल्ट संचरण। निम्न अक्षांशों में गहरे शीत क्षेत्र में समुद्री जल जमता नहीं है। ये सही है, क्योंकि गहरा समुद्री जल अपनी उच्च लवणता के कारण तीव्र दबाव के अंदर नहीं रहता। ये गलत है। ये सत्य है परंतु आर असत्य है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण प्रायः जलराशि के स्वभाव से प्रभावित होता है। ऊंचे अक्षांश में सतह पर लवणता कम होती है तथा गहराई पर बढ़ती जाती है। मध्य अक्षांशों में लवणता की वृद्धि 400 मीटर तक, तत्पश्चात अधिक गहराई में कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर स्वच्छ जल की प्राप्ति के कारण सतह पर लवणता कम होती है और कुछ ही गहराई पर अधिक होती है तथा तली की ओर पुनः कम हो जाती है। समुद्री जल में लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है 34 से 37। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं सागरीय जल के भार के बीच का अनुपात सागरीय लवणता कहलाता है। इसे प्रति 1000 ग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा समुद्री लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत 34 से 37 है। प्लवक या प्लैंकटन कहाँ बहुतायत में विकसित होते हैं? ये है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में। प्लवक मछलियों का मुख्य आहार होते हैं, अतः जिन अक्षांशों में इनकी अधिकता होती है वहाँ मछलियाँ भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ये 20 से
25 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती है। उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, जहाँ पर इसकी मात्रा 36 प्रति 1000 ग्राम है। चूँकि इन अक्षांशों का अधिकांश विस्तार उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, अतः ये विकल्प सही है। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य। सागरीय लवणता के अक्षांशीय मंडलों का अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अवरोही अर्थात घटता है तो सर्वाधिक लवणता 15 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाएगी। फिर दूसरा है 10 से 15 के बीच। उसके बाद है 40 से 50 के बीच, 50 से ऊपर। बी सही हो जाएगा। अगर इस तरह देखें तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच यह 34.5 से 35 प्रति 1000 ग्राम है। और 40 से 15 उत्तरी अक्षांश पर देखें तो ये 35 से 36 है। 40 से 50 के बीच में देखें तो 33-34 है और 50 से 70 के बीच में ये 33-31 है। पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात है 9.7 और 0.3। सिक्लेमनोव के अनुसार विश्व का 96.5% महासागरीय जल और 2.53% मृदु जल या मीठा जल है। मृदु जल का 68.7% भाग हिमानीय और अस्थायी हिमावरण के रूप में संचित है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता घटती जाती है। ये गलत है। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा लवणता भी उतनी अधिक होगी। वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है। ये सही है। जितनी अधिक वर्षा होगी लवणता उतनी ही कम होगी। वायुमंडलीय दाब व लवणता में विलोम संबंध होता है। ये समानुपाती संबंध होता है वायुमंडलीय दाब और लवणता में, अर्थात उच्च वायुमंडलीय दाब में लवणता अधिक होगी। महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है। ये कम बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। उच्च वर्षा के विषुवतीय प्रदेशों में वर्षण के कारण ही महासागरों में आयनवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा कम लवणता पाई जाती है। वाष्पीकरण तथा लवणता की मात्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात जितना ही वाष्पीकरण तीव्र या अधिक होगा लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है तथा महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण में लवणता घटती जाती है। जैसे गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन आदि नदियों के मुहाने वाले भागों में लवणता कम पाई जाती है। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता की मात्रा निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पाई जाती है? ये है अयनवर्ती भागों में। महासागरीय जल में सर्वाधिक लवणता अयनवर्ती भागों में पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखीय भागों में अधिक वर्षा के कारण यह मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तथा शीतोष्णकटिबंधीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों में क्रमशः निम्न और नगण्य वाष्पीकरण के कारण यह अपेक्षाकृत अल्प होती है। सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है उच्चतम 2 बजे अपराह्न अर्थात 2 PM पर। बर्सेली महोदय ने सूर्य तप का अवशोषण करने वाली जलीय सतह की गहराई 1 मीटर बताई है। इस तरह
सागरीय जल के तापमान में स्थानिक एक सामयिक रूप में अंतर होता है। समान रूप में महासागरीय जल की सतह का उच्चतम तापमान 2 बजे अपराह्न और न्यूनतम प्रातःकाल 5 बजे मापा जाता है। महासागरीय जल में लवणता कहाँ अधिक होती है? महासागरीय जल में लवणता जहाँ वाष्पीकरण वर्षण से अधिक होगा, लवणता अधिक होगी। निम्नलिखित में से महासागरीय जल में लवणता का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है? दूसरा सबसे पहला है क्लोराइड, दूसरा है सोडियम। पहला है क्लोराइड, दूसरा है सोडियम। तीसरा सल्फेट, चौथा मैग्नीशियम और पांचवा है कैल्शियम। भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापक्रम है 17 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नांकित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? सबसे गर्म सागर लाल सागर है। सर्वाधिक तापमान घिरे हुए उष्णकटिबंधीय सागरों में होती है, जैसे लाल सागर जल का तापमान 38 डिग्री है अंकित किया जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु का औसत तापक्रम 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। सर्वाधिक ऊंचे तापमान हिंद महासागर में है। अगर औसत देखें तो प्रशांत महासागर का औसत तापक्रम सर्वाधिक होता है। प्रशांत महासागर का औसत तापक्रम 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड है अर्थात 66.40 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंद महासागर का 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अटलांटिक महासागर का 16 डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो प्रशांत महासागर का है 19.1। हिंद महासागर का देखें तो 17.3 और अटलांटिक का देखें तो 16.91। 19.1, 17.3, 16.91 है। हिंद महासागर के सीमांत और बंद सागर जैसे लाल सागर में यह 90 डिग्री से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। यदि महासागरों के औसत तापक्रम को लिया जाए तो बी सही होगा, और ये यदि सर्वाधिक तापमान के संदर्भ में पूछा जाए तो सी सही होगा, अर्थात औसत रूप से प्रशांत महासागर का सर्वाधिक तापमान हिंद महासागर में पाया जाता है। जब जलमंडल के समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतः कितनी गहराई के बीच पाया जाता है? जलमंडल में सामान्यतः 1000 मीटर की गहराई के बाद तापमान समान रहता है। 1000 मीटर को यदि फीट में बदले तो यह 3280.8 फीट होगा। इस प्रकार यह उपर्युक्त में से कोई भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं प्रतिमान हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इनको थर्मोक्लाइन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह जल एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं के अर्धज्वार गति को प्रभावित करता है, इसे थर्मोक्लाइन धाराएं कहते हैं। निम्न में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ये है समुद्र तलीय वनस्पति। वृष्टि, समुद्री धाराएं और बड़ी नदी के मुहाने, इनसे प्रभाव पड़ता है। समुद्र तलीय वनस्पति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
समुद्र का खारापन सर्वाधिक है ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। महासागरों में सर्वाधिक लवणता इस प्रकार है। महासागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर 1 0, प्रतीक के बाद 00। निम्नांकित में से कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में सत्य है? महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। ये सही है। तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व में अंतर के बारे में निम्न कथन सत्य है। महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है? ये है शुष्क मौसम की स्थिति। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट अयनमंडलों अर्थात कर्क मकर रेखाओं के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कम वर्षण एवं अधिक वाष्पीकरण का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकाशीय दशा, स्वच्छ उच्च तापमान की प्राप्ति तथा नियमित व्यापारिक पवनों को प्रवाहित होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। अतः यह क्षेत्र अधिक लवणता को प्राप्त करता है। जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसके परिवर्तन के साथ होता है? ये वाष्पीकरण में वृद्धि तथा ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी। डेड सी में लवणता बहुत कम होती है। ये गलत है। मृत सागर अर्थात डेड सी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है जहाँ वाष्पीकरण उच्च, अवक्षेपण निम्न और अपवाह आंतरिक होता है। ये सत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है। मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। जॉर्डन में स्थित मृत सागर की लवणता 238 है। मृत सागर में अधिक लवणता का कारण जल का घनत्व इतना बढ़ गया है कि यहाँ मनुष्य डूब नहीं सकता। इस क्षेत्र में उच्च लवणता का कारण उच्च वाष्पीकरण है। लवणता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लवणता सीधे वर्षण से संबंधित है। ये सीधे अर्थात समानुपातिक संबंध नहीं होता। लवणता और वर्षण में विपरीत संबंध होता है। वर्षण की दर तथा लवणता के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। नदी के मुहाने के समीप निम्न लवणता पाई जाती है और उच्च कटिबंध में लवणता अधिकतम होती है और ध्रुव तथा भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है। वाष्पीकरण अधिक होने से महासागरों के जल में खारापन बढ़ जाता है क्योंकि वाष्पीकरण से समुद्रों का बहुत सा जल वाष्प बनकर उड़ जाता है जिससे शेष जल में लवणों की मात्रा अधिक रहती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों में लवणता कम पाई जाती है। गर्म और शुष्क हवाओं के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है। अतः गर्म शुष्क वायु वाले सागरों में खारापन अधिक होता है। नदी के मुहाने वाले स्थान पर लवणता कम होती है। अतः अन्य सभी विकल्प सही हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादन और आर्द्रता है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता होती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 के मध्य है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय तापमान को प्रभावित करता है? अक्षांश प्रभावित करता है, जल और स्थल में वितरण प्रभावित करता है, प्रचलित पवनों सागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है। ये सत्य है।
सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता पाई जाती है, ये भी सत्य है। सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा, ये असत्य है। ये सत्य है और सभी लवण की मात्रा समान रहती है परंतु उनका प्रतिशत अलग हो जाता है। और सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है, ये सेम ही बात है। जबकि सागरीय लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा, ये गलत है, ये सत्य है। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं सागरीय जल के भार के बीच के अनुपात को लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता अधिक होने पर क्वथनांक उच्च हो जाता है, फलस्वरूप वाष्पीकरण निम्न होता है। निम्नलिखित में से किस जलराशि की लवणीयता सबसे कम है? अगर इसमें देखें तो बाल्टिक सागर की सबसे कम है। बाल्टिक सागर में 3 से 15 प्रति 1000 ग्राम है, हडसन की खाड़ी में 3 से 15 और काला सागर में 15 से 18 है। न्यूनतम लवणता के अंतर्गत उन सागरों को रखा जाता है जिनमें लवणता 20 प्रति 1000 से कम है, तो उसको न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र कहते हैं। इसमें बाल्टिक सागर में सबसे कम पाई जाती है, हडसन की खाड़ी लगभग बराबर है और काला सागर इससे अधिक है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है इनमें से डेड सी में। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है लवणता व तापक्रम से, संपीड्यता और संवहन से, उपर्युक्त सभी कारकों से। निम्नांकित को लवणता के आधार पर आरोही क्रम अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। इनमें से सबसे ज़्यादा वान झील, डेड सी, कैस्पियन सागर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो सबसे कम है कैस्पियन सागर का, उसके बाद है टिटिकाका, फिर वान झील, मृत सागर, उसके बाद वान झील, अर्थात CDAB। कैस्पियन सागर में कम है, उससे अधिक टिटिकाका झील, उससे अधिक मृत सागर, सर्वाधिक वान झील। समुद्र में सर्वाधिक सर्वनिष्ठ लवण है सोडियम क्लोराइड, ये 27.2 प्रति 1000 ग्राम है। इस प्रतिशत में अगर देखें तो 77.8%। विगत शताब्दी के दौरान विश्व में समुद्र के स्तर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 15 सेंटीमीटर। विगत शताब्दी के दौरान विश्व के समुद्र के स्तर में लगभग 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि 1870 से 2004 के बीच समुद्री जल स्तर में 19.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि अगर समुद्रों का जलस्तर इसी तरह बढ़ना जारी रहा तो जलस्तर इस शताब्दी में 28 से 34 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। निम्नलिखित में से किस तापमान पर समुद्री जल का घनत्व तो सबसे अधिक होगा? तो ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान समुद्री जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ध्यातव्य है कि अन्य तत्वों के घनत्व के मापन के लिए शुद्ध जल के घनत्व को मापन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सागरीय जल के घनत्व में सामान्यतः सागरीय जल के तापमान में कमी होने पर वृद्धि होती है। घनत्व और तापमान में उल्टा संबंध, अर्थात घनत्व बढ़ा तो तापमान कम हो जाएगा। लवण जल शब्द संबंधित है सारगैसो सागर।
लवण जल शब्द का संबंध सारगैसो सागर से है। सारगैसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37 प्रति 1000 ग्राम है। इसका प्रमुख कारण उच्च तापमान तथा अधिक वाष्पीकरण है। सारगैसो सागर के जल का शेष जल से मिश्रण न हो पाना भी लवणता को बढ़ा देता है। चीन सागर, बाल्टिक सागर, अरब सागर कम लवणीय सागर के अंतर्गत आते हैं। चीन सागर की लवणता 25 से 30 है। बाल्टिक सागर की 3 से 15 है। अरब सागर भी इसमें आता है। समुद्री बर्फ की लवणता होती है 0 से 3 प्रति 1000 ग्राम। समुद्री बर्फ की लवणता 0 से 3 प्रति 1000 ग्राम होती है। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। सागरों में लवणता की मात्रा 30 से 37 के बीच रहती है। समुद्री जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है। ये सही है। तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच सुअंकित होती है। दोनों सही है, ये सही है परंतु आर गलत है। महासागरों के गहराई के साथ जाने पर तापमान में क्रमिक रूप से कमी आती जाती है, परंतु प्रत्येक स्थान पर तथा एक ही स्थान पर अलग अलग भागों में नीचे की ओर तापमान की गिरावट की दर समान नहीं होती। गहराई के साथ तापमान परिवर्तन के कारण इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मिश्रित परत, यह सबसे ऊपर स्थित गर्म जल की परत है। इसकी गहराई विषुवत रेखा पर कम तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांशों पर अधिक होती है। मुख्य थर्मोक्लाइन ठंडी जल की परत मिश्रित जल की परत के नीचे स्थित 2500 फीट की गहराई तक थर्मोक्लाइन की परत का विस्तार है। इस परत के नीचे की ओर तापमान में तेजी से कमी आती है। गहरे जल की परत यह सबसे निचली व मोटी परत है। इसमें सभी अक्षांशों में जल अत्यंत ठंडा होता है। विषुवत रेखा पर इनकी गहराई अपेक्षाकृत कम होती है। निम्नलिखित क्रम में से कौन सी में लवण की सघनता बढ़ते हुए क्रम में है? बढ़ते हुए क्रम में अर्थात सबसे कम फिर अधिक। बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, तब लाल सागर। बाल्टिक सागर में आर्कटिक सागर से भी कम लवणता है। उसके बाद कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तत्पश्चात लाल सागर है। बाल्टिक सागर की लवणता बहुत कम है। यहाँ स्वीडन के तट के पास 11 प्रति 1000 ग्राम तथा बोथनिया की खाड़ी के मुहाने के पास ये तो 2 ग्राम प्रति 1000 लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। उष्णकटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिम की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्णकटिबंध में महासागरों के पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। ये गलत है। इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों से प्रभावित होता है। आर सही है। तापमान प्रवणता अर्थात थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण क्या होता है? इस परत में तापमान गहराई के बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। तापमान प्रवणता 100 फायदम पर ये 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1000 फायदम की गहराई पर ये 2.5 सेंटीग्रेड रह जाता है और 2200 फायदम की गहराई पर 1.8। स्थिर आनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए निम्नलिखित लवणों में सामान्यतया किसको लिया जाता है? क्लोरीन को। स्थिर आनुपातिक सिद्धांत द्वारा महासागरीय जल लवणता की गणना के लिए क्लोरीन को लिया जाता है।
प्रति किलोग्राम जल में नमक का ग्राम होता है। क्लोराइड का 18.97, सोडियम 10.47, सल्फेट 2.65। अतः सर्वाधिक क्लोराइड, उसके बाद सोडियम, फिर सल्फेट, तब मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम। निम्नलिखित समुद्री जल की मात्रा में से किसको सामान्य समुद्री लवणता को प्रदर्शित करने के लिए मानक के तौर पर प्रयोग किया जाता है? तो ये है 1000 ग्राम।